फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग चैप्टर 2 सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन कोई थिन सी लेयर होती होगी जो कि बाउंड्री को सेट करने का काम करती होगी, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग की जो सेल्स हैं उसके पास भी एक ऐसी ही थिन सी लेयर है जो उसकी बाउंड्री को सेट करने का काम करती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को इन दोनों सेल में से ये बताना है कि कौन सी सेल प्लांट सेल है और कौन सी सेल आप लोगों की एनिमल सेल है, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो डार्क ग्रीन कलर की लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it forms the boundary of the cytoplasm being guarded from outside by extracellular matrix। तो जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? वो एक बाउंड्री सेट करने का काम करती है, एक बाउंड्री क्रिएट करती है साइटोप्लाज्म की, जो कि उस किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसने एक बाउंड्री सेट कर दी है, ठीक है। और इस बाउंड्री ने एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को सेपरेट कर दिया, और जो भी कंटेंट इनसाइड ऑफ द सेल होता है उसे इनसाइड ऑफ द सेल ही प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। Build a relationship with a cell and its surrounding। ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम करता है सेल और सेल की सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है सेल और उसकी सराउंडिंग के बीच में। मेजर ब्रेक इन अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज रियलाइज्ड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन्स मेनली, and the discovery of electron microscope in 1950. Some amount of carb means carbohydrates are also present, ठीक है। some amount of carbohydrates are also present, ठीक है। तो मेजर ब्रेक थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने में कब आया? जब पता चला कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन जब पता चला तब, और जब उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई? 1950s में, ठीक है। इस डिस्कवरी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी डिटेल तरीके से स्टडी किया गया, और भी स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर था, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर था, उसकी स्टडी की गई, ठीक है। Accepted model for organization of plasma membrane was proposed by Samuel Jonathan Singer and Garth L. Nicholson in 1972। तो accepted model, तो एक मॉडल दिया गया किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये कब दिया था इन्होंने? 1972 में एक मॉडल दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और इसी मॉडल के बाद पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर विथ मोज़ाइक ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इस मॉडल में बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है और उसमें मोज़ाइक की तरह प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मोज़ाइक मतलब होता है पैचेस या धब्बा। पैचेस की तरह क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको क्या कहा? इस मॉडल को कहा गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। Composition of lipid and protein varies in a different cell. For example, human erythrocytes membrane contain approximately 52% of protein and 40% of lipids। तो जो कॉम्पोजिशन होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स में। ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, उसमें क्या होता है? 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्पोजिशन और रेशियो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है। तो इस पूरे स्लाइड से हम लोगों ने ये देखा कि जो कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है लिपिड बाइलेयर,
उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये मॉडल किसने दिया था, जो एक्सेप्टेड मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड इसलिए कि जो लिपिड बाइलेयर है वो फ्लूइड नेचर शो करती है और उसमें मोज़ैक की तरह यानी पैचेस की तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहीं से आया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर देखते हैं कि प्लाज्मा सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आते हैं। लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स इनसाइड तो नहीं आ सकते हैं, इससे सेल की आइडेंटिटी खराब होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स यानी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है इनसाइड ऑफ द सेल आने के लिए। इसीलिए यहाँ बोला गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस नेचर की है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की है या फिर सेमी परमिएबल यानी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही इनसाइड ऑफ द सेल अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर लिखा है क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग की क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड नेचर शो करती है। क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मतलब कि ना तो वो फुल्ली लिक्विड होती है ना ही फुल्ली सॉलिड होती है। ठीक है, फुल्ली लिक्विड भी नहीं है और फुल्ली सॉलिड भी नहीं है, तो वो सेमी फ्लूइड है। ठीक है, इन बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड है। ठीक है, तो वो सेमी फ्लूइड है और वो सेमी फ्लूइड नेचर होने के कारण वो एक डायनामिक या फिर एक तरह का मोशन शो करती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या हुआ, वो सेमी परमिएबल है, सेमी फ्लूइड है और डायनामिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मोशन शो कर रही है। ठीक है, वो लेटरली मूव कर रही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लेटरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द fluid nature lipids and proteins can freely diffuse laterally across the membrane। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, इसके होने के कारण से जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में लेटरली डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये एक मोशन और एक मोबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस स्लाइड में हम लोग इसी लिपिड्स के कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। तो जो मेजर मेम्ब्रेन लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, मेजर मेम्ब्रेन लिपिड कौन सी है, फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, अब इसी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। Phospholipids, the major membrane lipid, is composed of hydrophilic head facing the exterior of the cell along and long hydrophobic tail of hydrocarbon chains occupying the interior of a lipid bilayer। तो जो फॉस्फोलिपिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका हेड रीजन है और ये आपका टेल रीजन है। ठीक है, तो ये जो हेड रीजन है वो किस नेचर का होता है, वो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है। ठीक है, वाटर लविंग पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और जो टेल है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, वो किसकी होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है यानी वाटर रिपेलिंग होती है। ठीक है, और जो लिपिड जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइड नेचर इसी हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से मिला। इसी हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से आगे आप लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में और कैसे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इसके सॉलिडिफिकेशन और लिक्विफिकेशन में हेल्पफुल होता है। ये यही हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से जो हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे फ्लूइड नेचर मिलता है। ठीक है, तो हेड रीजन आपका हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर मॉलिक्यूल, और टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हेड रीजन फेस कर रहा है किसको, एक्सटीरियर ऑफ द सेल को। ठीक है, फेस कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ द सेल को, और जो टेल रीजन है लिपिड बाइलेयर का, ये टेल रीजन है वो इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है, वो एक्सटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटीरियर ऑफ द यानी या तो ये साइटोसोल की साइड होगा या फिर किस साइड होगा, ईसीएम के साइड होगा, तो वो फेस कर रहा है एक्सटीरियर को
और हाइड्रोफोबिक टेल फेस कर रही इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है और ये लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स देख लिया, अब हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड एसोसिएशन। उनकी लोकेशन और एसोसिएशन के हिसाब से दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सेकेंड है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और ये है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरी मतलब होता है किनारों पे प्रेजेंट होना, तो जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किनारों पे प्रेजेंट होते हैं। और जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो पूरे लिपिड बाइलेयर के अंदर पूरे कंप्लीटली पास ऑन हो रहे होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली पास ऑन हो रहे होते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग एंड दीज आर सुपरफिशियली अटैच्ड टू लिपिड बाइलेयर। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेल की सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेल की सिग्नलिंग में। अब जो किनारों पे प्रेजेंट है वही तो सिग्नलिंग रिसीव करने का काम करेगा, तो वो मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेल के सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एंड दीज आर सुपरफिशियली अटैच्ड टू लिपिड बाइलेयर, और ये सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं लिपिड बाइलेयर से। ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पार्शियली या फिर फुल्ली बरीड होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं कि ये फुल्ली बरीड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो फुल्ली बरीड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और या तो पार्शियली बरीड होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्शियली बरीड है। ठीक है, यानी वो क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर है उसमें या तो पार्शियली बरीड होगा या फुल्ली बरीड होगा। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर अ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बहुत अधिक मात्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट थे, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में। ठीक है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में या ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में। तो कार्ब हम लोग कर सकते हैं कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के ये टैग लगे हुए हैं, और ये आप लोगों का इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ठीक है, तो प्रोटीन यहाँ से हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन देख लिया, लिपिड्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, प्रोटीन्स किस तरह प्रेजेंट है ये देख लिया, और कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह प्रेजेंट है ये देख लिया। में हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंडिंग होती है जिसको क्या कहते हैं, मीजोजोम्स। ठीक है, क्या कहते हैं, मीजोजोम्स। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिले में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को एक्सटेंड किया और एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि जिसको कि कहा गया मीजोजोम्स। और ये मीजोजोम्स क्या करते हैं, मीजोजोम्स इंक्रीज द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। हम लोगों ने ओवरव्यू में देख लिया था कि मीजोजोम्स किसकी एक्सटेंडिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंडिंग है, जो कि प्रेजेंट है वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिने के फॉर्म में, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं जो सेमी फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बहुत से सेल्यूलर प्रोसेसेस या फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज यूजफुल फॉर डिफरेंट सेल्यूलर फंक्शन। वो बहुत डिफरेंट सेल्यूलर फंक्शन के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि आपका सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, कम्युनिकेशन एट इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सेल सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एक्सेट्रा। तो जो सेमी फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से उसे एक मोबिलिटी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से ये एक चैनल की तरह फॉर्म करता है और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सेल टू सेल का कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोबिलिटी शिफ्ट के कारण, यानी ये चैनल फॉर्म करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोबाइल होता है तो ये शिफ्ट हो सकता है और एक चैनल की तरह फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से कुछ जो सेल है आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
इसके फ्लूइड नेचर होने के कारण ये एक वेजाइकल की तरह फॉर्मेशन कर पाता है और ये वेजाइकल एंडोसाइटोज यानी एंडो मतलब अंदर की तरफ, साइटोसिस हो जाता है, ठीक है। एंडो अंदर की तरफ एक वेजाइकल फॉर्म कर लेते हैं और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फिर नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग अ सेलेक्टिव परमिएबल रिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर मूवमेंट। रिस्ट्रिक्ट सेलेक्टिव परमिएबल होने के कारण वो कुछ मॉलिक्यूलर मूवमेंट का, कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिससे कि जो सेल का कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एंड मेंटेन दी सेल कॉम्पोजिशन, तो सेल का जो कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रहे, सेल की आइडेंटिटी मेंटेन रहे, इसीलिए वो कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है वो किस तरह से इनसाइड ऑफ द सेल आते हैं। पहला है हम लोग का पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। Some of the molecules move passively without any expenditure of energy across the membrane along the concentration gradient called passive transport. कुछ molecules होते हैं जो बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के इजिली डिफ्यूज आउट हो जाते हैं इनसाइड ऑफ दिस सेल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। Passive movement of molecules occur by the process of diffusion and osmosis. इस तरह का पैसिव मूवमेंट किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन। अगर सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे, और अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी भी तरह का एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड नहीं है। देख सकते हैं आप लोग कि ये मॉलिक्यूल बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर और प्रोटीन्स के इजीली डिफ्यूज हो रहे हैं इनसाइड ऑफ दिस सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, a few molecules either charged, example ions and amino acid, or uncharged, example glucose, cannot cross the plasma membrane by simple diffusion. कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इजिली इनसाइड ऑफ द सेल अंदर नहीं आ पाते हैं, जैसे कि आपका आयन और अमाइनो एसिड, क्योंकि ये पोलर इन नेचर होते हैं और लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो पोलर हेड्स तक तो आ जाएंगे पर जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर प्रेजेंट है उससे कैसे पास ऑन करेंगे। तो ऐसे ही कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि आयंस, अमाइनो एसिड्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपका ग्लूकोज आपका बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल मूवमेंट को फैसिलिटेट कराया जाता है कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा। मूवमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय कैरियर प्रोटीन, एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड चैनल प्रोटीन्स, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और चैनल प्रोटीन्स के द्वारा ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट को फैसिलिटेट कराया जाता है, ठीक है। सच अ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नोन एज फैसिलिटेटेड मूवमेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड मूवमेंट कहते हैं। आप लोग डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम से देख सकते हैं कि जो ये एक स्ट्रक्चर लाइक बना है, एक एम्प्टी स्पेस है, एक वॉइड है जिसमें आपका ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बैठता है और ये स्ट्रक्चर फिर ओपन होता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ओपन होते हैं और किसका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनसाइड ऑफ दिस सेल हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनसाइड ऑफ दिस सेल हो गया। इसी तरह कुछ आयन चैनल गेट्स होते हैं जिसको आयन गेटेड चैनल्स कहते हैं, ठीक है। आयन गेटेड चैनल्स होते हैं कुछ जिसमें आप लोगों का ये गेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट लाइक स्ट्रक्चर बना है और जब ये गेट ओपन होता है तो आयंस का जो मूवमेंट होता है वो इस प्रोटीन के माध्यम से इनसाइड ऑफ द सेल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स देख लिए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की कैसे वो क्लोज कंडीशन, ये ओपन कंडीशन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस वॉइड में बैठा और फिर ये इनसाइड ऑफ दिस ओपन हो गया, ठीक है। और सेम गेट ओपन हुआ तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, आयन गेटेड चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वापोरीन्स के बारे में। एक्वापोरीन आर वन ऑफ द क्रिटिकल चैनल प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एक्वापोरीन्स, एक्वा मतलब होता है वाटर और पोरीन्स मतलब होता है पोर लाइक, ठीक है। तो कुछ पोर लाइक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पोर लाइक चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसका मूवमेंट करते हैं? पोर्स लाइक चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वो इस एक्वापोरीन
के माध्यम से इनसाइड ऑफ द सेल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आयन चैनल प्रोटीन। आयन चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मसल्स में और नर्व सेल्स में। ठीक है, molecules which are transported against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration, requires utilization of energy from ATP molecules, example sodium potassium pump। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मूवमेंट का मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी वो अपने लो से अपने हाई की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट। अब ये आप लोगों का पहाड़ है, मान लीजिए ये आप लोगों का पहाड़ है, तो आप लोगों को अगर चढ़ाई करनी है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को नीचे से ऊपर जाना है तो आप लोगों को एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, लेकिन वहीं अगर आप लोगों को ऊपर से नीचे जाना है तो किसी भी तरह का एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड नहीं होगा। वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको लो से हाई है तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, और अगर उन्हें हाई से लो की तरफ आना है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आना है, तो वो पैसिवली डिफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का इस एनसीईआरटी डायग्राम से इसी मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ सोडियम का, यहाँ पे लिखा है कि कुछ सोडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पोटेशियम है वो आउटसाइड ऑफ द सेल किसमें? लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, और इनसाइड ऑफ द सेल ये पोटेशियम हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो सोडियम है वो आउटसाइड ऑफ द सेल आप लोगों का हाई कंसेंट्रेशन में है, और इनसाइड ऑफ द सेल ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो इसी सोडियम पोटेशियम का क्या होता है? पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इसके माध्यम से मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। सोडियम अपने लो से अपने हाई की तरफ जाता है, तो ये आपका सोडियम अपने लो से हाई की तरफ आया, और इस पूरे प्रोसेस में आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है, और एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से पोटेशियम जो है, जो कि आउटसाइड लो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो वो आउटसाइड से इनसाइड आता है, और सोडियम जो कि इनसाइड लो कॉन्सेंट्रेशन में है और आउटसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो इनसाइड से आउटसाइड जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, और इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ नो एनर्जी यूटिलाइजेशन फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। ऐसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट या यूटिलाइजेशन के होता है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कपल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इट्स कपल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सच अ मॉलिक्यूल विद द सेकंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहे एक मॉलिक्यूल के साथ कपल होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करता है। कुछ एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, शुगर, अमाइनो एसिड यूजिंग एनर्जी डिराइव फ्रॉम सोडियम ग्रेडियंट। तो जो एनर्जी डिराइव होती है सोडियम ग्रेडियंट से, उसी का यूज करके कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे आयन, शुगर और अमाइनो एसिड, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, ये कपल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी कपल ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स। सिम्पोर्टर्स होते हैं अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा हो, और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो और एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल कहते हैं सिम्पोर्टर। इसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज एंड सोडियम, यानी ग्लूकोज और सोडियम का ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्टर सिस्टम के थ्रू होता है, और दोनों सेम डायरेक्शन यानी इनसाइड ऑफ द सेल मूव करते हैं। एक अलोंग द कंसंट्रेशन होता है, एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एंटीपोर्ट सिस्टम आप लोगों का एक मॉलिक्यूल है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल जाता है, और एक मॉलिक्यूल होता है जो इनसाइड ऑफ द सेल मूव कर लेता है। इनमें से एक मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है और एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, और तो और ये दोनों दो डिफरेंट में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है इसका नाम है एंटीपोर्ट।
और ये दोनों मॉलिक्यूलर मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, एक इनसाइड हो रहा है और एक आउटसाइड हो रहा है। इसका एंटीपोड सिस्टम के द्वारा सोडियम और कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट कैल्शियम एंटीपोड सिस्टम के द्वारा, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और एग्जांपल है यूनिपोड सिस्टम का, जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है सिंगल डायरेक्शन में। अगर यूनि मतलब होता है सिंगल, और सिंगल मॉलिक्यूल्स अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, यूनिपोड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे इनका मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रोटीन्स के माध्यम से होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट इन प्रोटीन्स के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस प्रोटीन वॉइड में फिल होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मूवमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ये कुछ मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक और एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चला था, सबसे पहले ये पता चला था कि लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में है, और इस एक्सपेरिमेंट को किया था गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने, ठीक है। 1925 में उन्होंने आरबीसी यानी क्रोमोसाइट कलर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने आरबीसी को सेपरेट किया, उसका प्लाज्मा रिमूव किया और उससे लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया एसीटोन की मदद से। फिर इस एक्सट्रैक्टेड लिपिड को उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की आइडेंटिटी को मेंटेन करती है और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एविडेंस से ये ऑब्जर्व किया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रेल रोड ट्रैक के फॉर्म में। ये कुछ रेल रोड ट्रैक के फॉर्म में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये डार्क लाइन है ये इमेजिनरी इमेज है, तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं देखा गया था, ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये जो डार्क लाइन है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा कि जो ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन क्या थी, पोलर हेड थी, ठीक है। ये क्या थी डार्क लाइन, पोलर हेड, जिसको पोलर हेड कहा गया, जो लिपिड की पोलर हेड होती है, तो वो पोलर हेड हुई। और ये जो लाइट कलर की लाइन है तो इसे उन्होंने टेल रीजन कहा, ठीक है। टेल रीजन जो कि लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड चेन्स होते हैं। और ये किस कलर का दिखा, लाइट कलर का, और ये टेल रीजन था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो उन्होंने यही कंक्लूड किया कि ये जो मॉडल है वो जो लिपिड है वो बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी 2 लेयर प्रेजेंट है, और ये मोनोलेयर नहीं है, मतलब सिंगल लेयर नहीं है कि ये सिर्फ ये पोलर हेड और ये टेल, सिर्फ ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, बाइलेयर के फॉर्म में, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, ये 2 लेयर है, मोनोलेयर नहीं है। तो सबसे पहले लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में ये किसने बताया था, गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने। तो आज के इस YouTube लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही अच्छे NCERT कंटेंट के लिए हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग टारगेट लेके चलते हैं 2000 लाइक्स, 2000 सब्सक्राइब और 2000 शेयर का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे सेल वॉल के साथ।